सिंध के अंदर तो ये साथ ही है, लेकिन केपी और पंजाब के अंदर ये चैप्टर अलग अलग दिए हुए। सिंपल हार्मोनिक मोशन का अलग चैप्टर है, जबकि वेव्स का अलग चैप्टर है। तो अब हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। पहली बात ये कि वेव कहाँ किसको जाता है, वेव की डेफिनेशन क्या होती है या वेव किसको कहा जाता है, उसको सीखना है। और उसके मुख्तलिफ जो उसके अंदर टर्म्स वगैरह दिए गए हैं, आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल उसी सीरीज में पढ़े हुए हैं। पंजाब बोर्ड के अंदर अगर आप पंजाब बोर्ड को पढ़ोगे, पंजाब की बुक को पढ़ोगे, तो आपको वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर की मिल जाएंगी जो पीएमसी के सिलेबस के अंदर मेंशन है। सिंध के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल्स दी गई है इस चैप्टर के अंदर एज कंपेयर टू पंजाब। तो अगर आप सिंध पढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सिंध और पंजाब को मिला के जब पढ़ोगे आप, तो आपके सब टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है सिंध के अंदर दी गई है वो भी आपके माइंड में आ जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेव किसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए बेटा, वेव जो हमने यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, वो हमें पढ़नी है मैकेनिकल वेव। ठीक है, वेव्स की बहुत सारी किस्में हैं, उसको भी डिस्कस करना है क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर प्रोग्रेसिव वगैरह सब के बारे में कहा गया है, तो उनको अलग अलग डील करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि वेव कहाँ किसको जाता है। ठीक है, या सिंपली मैकेनिकल वेव किसको कहा जाता है। तो पहले हम उसको समझते हैं कि वेव क्या होती है या वेव किसको कहा जाता है। अब देखिए बेटा, ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन वैलिड रहेगी सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के लिए। तो आप कहोगे कि जो है वो वेव जो होती है ये डिस्टरबेंस होती है, डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम which travels from one place to another place and transfers energy and momentum। वेव एक ऐसी चीज होती है जो एक जगह से डिस्टरबेंस की, मीडियम की डिस्टरबेंस होती है। आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव के बारे में आप कहोगे कि ये एक मीडियम की डिस्टरबेंस होती है जो जहां पे पैदा होती है वहां से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचती है और अपने साथ एनर्जी भी लेके जाती है और मोमेंटम भी लेके जाती है। तो वेव के बारे में ये माइंड में रखें कि जो मैकेनिकल वेव होती है, वो मैकेनिकल वेव जो होती है वो एक मीडियम की डिस्टरबेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कर रहा हूं, तो मेरी ये जो साउंड वेव है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल चीज थ्रोट से निकलती है जो आपके कानों तक पड़ती है। ये जस्ट एक मीडियम की डिस्टरबेंस है। लंग्स से एयर आती है, उस एयर को थ्रोट और टंग एक शेप देते हैं, उसके अंदर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन होती है। ये एयर जब मुंह से बाहर निकलती है तो बाहर जो एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करवाती है, और इस तरह से मेरे सराउंडिंग में जितनी भी एयर है उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। और ये मॉलिक्यूल या ये एयर जब किसी भी इंसान के कान में पड़ती है तो कान का एयर ड्रम जो होता है वो वाइब्रेट करता है और ब्रेन के अंदर एक सेंसेशन आती है। तो ये जो साउंड वेव है ये भी एक मीडियम की डिस्टरबेंस ही होती है।
जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं लंग्स से आने वाली जो एयर है उसके हेल्प से मेरे सामने, मेरे सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है उसको डिस्टर्ब करता हूँ, और इसको डिस्टर्ब करके ये जब आपके कानों तक पड़ती है तो एक सेंसेशन आती है। तो मतलब ये हुआ कि वेव जो होती है वो किसी भी मीडियम की, मैकेनिकल वेव, जब मैं बात कर रहा हूँ वेव तो मकसद मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव जो होती है ये एक मीडियम की डिस्टरबेंस होती है। जैसे पानी होता है, अगर इस तरह से आपको स्मूथ नजर आ रहा है, उसके अंदर फिंगर आप डिप करोगे तो आप देखोगे जहां पे आप फिंगर डिप करते हो वहां पे डिस्टरबेंस पैदा होती है, और वो डिस्टरबेंस इस तरह से फैल के सराउंडिंग में चली जाती है। तो एक्चुअली वो क्या है, जिसको हम वाटर वेव कहते हैं, वो एक्चुअली वाटर के अंदर एक डिस्टरबेंस है जो हमने फिंगर की हेल्प से पैदा की, और वो इस तरह से सराउंडिंग के अंदर प्रोपगेट करके गई। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल वेव का मैकेनिज्म, या इस तरह से मैकेनिकल वेव पैदा होती है। तो आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जो किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस से पैदा होती है। या कोई स्ट्रिंग है, रस्सी है, अगर वो इस तरह से आपके हाथ में है, उसको आप इस तरह से अप एंड डाउन अगर करोगे तो आप उसको, रोप को, रस्सी को आप डिस्टर्ब करते हो, और आप देखोगे कि वो डिस्टरबेंस आपकी वेव की सूरत में उस रस्सी के अंदर प्रोपेगेट करेगी। तो मैकेनिकल वेव एक्चुअली जब हम किसी भी मीडियम के अंदर मैकेनिकल वेव पैदा करते हैं तो उस मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, और वो हमारी डिस्टर्बेंस जब उस मीडियम के अंदर फैलती है तो मीडियम के अंदर ये जो डिस्टर्बेंस का फैलना होता है इसको कहा जाता है वेव की प्रोपगेशन, और ये जो डिस्टर्बेंस होती है इसको कहा जाता है वेव। तो मैकेनिकल वेव किसी भी मीडियम की डिस्टर्बेंस होती है जिसकी मीडियम की डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो जहां पे पैदा होती है वहां से आगे फैलती है। जैसे आप पानी के अंदर देखते हैं, जब आप फिंगर डिप करोगे तो जहां पे डिस्टरबेंस पैदा होती है, ऐसा नहीं कि वहां पे पानी अप एंड डाउन करे बाकी सराउंडिंग वाला पानी खामोश, ऐसे नहीं होता। जहां पे हम फिंगर डिप करते हैं वहां पे मालिक्यूल डिस्टर्ब होते हैं, वो साइड वाले मालिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं, वो साइड वाले मालिक्यूल्स को डिस्टर्ब करते हैं, और इस तरह से ये डिस्टर्बेंस फैलती है। तो मीन्स ये एक मीडियम की ऐसी डिस्टर्बेंस है जो जहां पैदा होती है वहां से ट्रेवल करती है। तीसरी बात कि ये सिर्फ ट्रेवल नहीं करती, ये अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम भी ले जाती है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर पानी के अंदर मैं फिंगर डिप करता हूं तो मैं अपनी एनर्जी देता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी बॉडी की एनर्जी मेरे हाथ को अप एंड डाउन करने में इस्तेमाल होगी। इसका मतलब है मैंने अपनी एनर्जी हाथ के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी की सूरत में दी, और ये हाथ ने ये एनर्जी दी पानी के मालिक्यूल को वाइब्रेशनल एनर्जी में, और उन मालिक्यूल्स ने साइड वाले मालिक्यूल्स को दी, साइड वालों ने साइड वालों को दी, और इस तरह से ये एनर्जी भी प्रोपगेट होती है। ठीक है, अब ये एनर्जी कैसे प्रोपगेट होती है, ठीक है, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब किसी भी मीडियम के अंदर हम वेव पैदा करते हैं तो एक्सटर्नली उसको एनर्जी देते हैं। मैं एक सोर्स हूं, मैं एक्सटर्नली एनर्जी दे रहा हूं पानी को, मैंने पानी को एनर्जी दी, उस एनर्जी के नतीजे में पानी के अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुई, वो डिस्टरबेंस मेरी एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाके पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी एनर्जी लंग्स से आने वाली एयर के थ्रू बाहर वाली एयर को देता हूं, और ये मेरी एनर्जी इस एयर के थ्रू प्रोपगेट करते हुए सामने जो सुन रहे हैं उनके एयर ड्रम के ऊपर जाके पड़ती है, और एयर ड्रम वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। एयर ड्रम की वाइब्रेशन बताती है कि साउंड वेव के अंदर एनर्जी है, क्योंकि बगैर एनर्जी के वो वाइब्रेट नहीं करता। ओशियन के अंदर देख ले, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, स्मूथ पानी के अंदर खड़ी होती है,
लेकिन जब ओशियन की वेव आती है तो उनको हिला के रख देती है। अप एंड डाउन मूव करवाने का मकसद है कि उस वेव के अंदर एनर्जी है, तभी वेव उस बड़ी शिप को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर उठा लेती है। क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज के अंदर एनर्जी होगी वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकती है। तो बड़ी बड़ी शिप्स जो ओशियन के अंदर खड़ी होती है, जैसे ही आती है ओशियन वेव्स आती है, उनको ऊपर उठा लेती है। ऊपर उठाने का मकसद होता है कि उनके अंदर एनर्जी है और वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल वेव जो होती है वो किसी भी मीडियम की एक डिस्टरबेंस होती है, जो डिस्टरबेंस कोई एक्सटर्नल सोर्स पैदा करता है, और उस एक्सटर्नल सोर्स जो उसको एनर्जी देता है, वो डिस्टरबेंस वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक जरिया है, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। जैसे साउंड वेव होता है, मैं बात कर रहा हूं तो इसमें मैं अपनी एनर्जी इस एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप यही कहेंगे कि वेव एक मीडियम की डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचेगी, अपने साथ एनर्जी भी लेके जाएगी और अपने साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर करेगी। क्योंकि मैं इस तरह से पानी के अंदर फिंगर डिप करूंगा, ये मेरा मोमेंटम है, और ये वेव जब किसी और जगह पे पहुंचेगी तो उस चीज को इस तरह से मोमेंटम दे देगी। इसका मकसद है जो मैंने यहाँ पे मोमेंटम दिया वो इस डिस्टरबेंस के थ्रू प्रोपगेट करके दूसरी जगह तक पहुंच गया। तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल वेव। मैं इसको समराइज कर देता हूं कि मैकेनिकल वेव का मकसद होता है किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस, और मीडियम की डिस्टरबेंस ऐसी डिस्टरबेंस जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करे, प्रोपगेट करे और अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम भी लेके जाए, तो उसको कहा जाएगा कि ये वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो आप कहेंगे कि मैकेनिकल वेव जो होती है वो किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस होती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास एक दीवार है और इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ इस तरह से। ठीक है, अब अगर इस तरह से स्ट्रिंग हम लेंगे और इस स्ट्रिंग को अगर अप एंड डाउन इस तरह से मूव करवाएंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिंग के अंदर इस तरह से एक डिस्टरबेंस पैदा होगी। देखें, ये स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे डिस्टर्ब किया, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, यहां से हमने एक्सटर्नल सोर्स दिया, एक्सटर्नल सोर्स ने हाथ, आप अपना हाथ समझ ले, हाथ से हमने अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाया और इसके नतीजे में ये रोप जो है इसके अंदर वेव पैदा हुई और ये इस तरह से प्रोपगेट करना शुरू हो गए। एक्सटर्नल सोर्स जो होता है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पे हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वही एनर्जी इस वेव के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाती है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेव होती है, पानी नहीं दे रही पानी, ये जो वेव होती है ये किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस होती है जिसको एनर्जी दी जाती है, और वेव एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका आप कह सकते हैं कि वेव एक ऐसा तरीका है जिस तरीके के इस्तेमाल करके तो आप कह सकते हैं कि वेव एक ऐसा तरीका है जिस तरीके में हम किसी भी मीडियम का सहारा लेके अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है।
जिस तरह से जो सनलाइट होती है या हीट एनर्जी जो होती है वो तीन तरीकों से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि हम ये अपनी एनर्जी इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम की हेल्प से, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, तो किसी भी मीडियम के सहारा लेके इस तरह से जो डिस्टरबेंस की सूरत में अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये वेव है। ठीक है, अब वेव के अंदर जो होता है वो इस तरह से हम देते हैं, ये जो है वो सोर्स। ठीक है, अब ये जो वेव होती है इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है वेव की प्रोडक्शन, एक होती है वेव की प्रोपगेशन। वेव की प्रोडक्शन का मकसद होता है वेव का पैदा होना, जैसे पानी के या रस्सी के अंदर यहाँ पे वेव पैदा की जाती है और ये इस तरह से फैलती है, फैलने को कहा जाता है वेव प्रोपगेशन। तो ये जो वेव का फैलाव होता है इसकी बुनियाद पे वेव की दो किस्में होती है। ठीक है, एक ऐसी वेव होती है जो बगैर मीडियम के भी फैल सकती है, एक ऐसी वेव होती है जो बगैर मीडियम के नहीं फैल सकती, जिसके फैलने के लिए मीडियम का होना जरूरी होता है। एक ऐसी वेव होती है जिसके फैलने के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वेव्स होती है जिनको फैलने के लिए मीडियम का होना जरूरी होता है, जैसे साउंड वेव है, ये थ्रोट के अंदर पैदा होती है, टंग इसको शेप देती है। अब ये मेरे मुंह से जब आगे निकलेगी तो अगर मेरे सराउंडिंग में किसी भी किस्म की एयर मौजूद नहीं है तो ये मेरी वेव आगे फैल नहीं सकती। ये पैदा तो हुई मेरे थ्रोट के अंदर, लेकिन इसको आगे कहीं तक पहुंचने के लिए भी मीडियम का होना जरूरी है। तो ऐसी वेव जिसको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम के सहारे की जरूरत पड़े, ऐसी वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। ऐसी वेव जिसको एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अब उस वेव को पैदा होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, लेकिन पैदा होने के बाद प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा एंटीना के अंदर पैदा होती है, बगैर एंटीना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा नहीं होती। और आपको बुनियादी मैकेनिज्म सबका पढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा एंटीना के अंदर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा होती है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट करवाते हैं विथ एलसी सर्किट, तो उससे पैदा होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैदा होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। बगैर मीडियम के, बगैर मैकेनिज्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पैदा नहीं होती, लेकिन पैदा होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रोपगेट करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स को पैदा होने के लिए किसी भी मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि वेव के फैलाव की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव्स की दो किस्में। ठीक है, आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन कर लें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, एक टाइप होता है हमारे पास मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटीरियल मीडियम, मटीरियल मीडियम की जरूरत होती है इनको।
दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मीडियम के अंदर नहीं जा सकती। मीडियम विदाउट मीडियम, फिल्स विदाउट मीडियम ये जा सकती है। मीडियम में भी जा सकती है और बगैर मीडियम के भी जा सकती है, जरूरी नहीं है इनके लिए। ऐसा भी नहीं है कि मीडियम के अंदर नहीं जाएंगी, मीडियम के अंदर भी चली जाएंगी, विदाउट मीडियम भी चली जाएंगी। ठीक है, तो इनके लिए आप ये कह सकते हैं कि इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई मसला नहीं, ये प्रोपागेट कर लेती है। तो ये दो टाइप्स हैं। इसकी बुनियाद कौन सी है? इनकी बुनियाद है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन की बुनियाद पे वेव्स की फर्दर दो किस्में हैं। एक हमारे पास मैकेनिकल वेव है जिसको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव जिसको किसी भी मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव का जो बेहतरीन एग्जांपल है वो साउंड वेव है। वाटर वेव्स होती है या वेव्स इन स्ट्रेच डिस्टिंग होती है, ये सब की सब वेव्स जो होती है ये मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरीज के अंदर आती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन है, रेडियो कम्युनिकेशन है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, इसके अंदर सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस्तेमाल होती है। लाइट है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी के अंदर आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेव्स आती है वो सब की सब जो आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इंफ्रारेड से लेकर विजिबल से लेकर अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रे, सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैटेगरी के अंदर आती है। अब आगे जो हमने पढ़ना है, आगे हमने मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है। आगे इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है वो मैकेनिकल वेव पढ़ना है। अब मैकेनिकल वेव की बेसिक्स हमने डिस्कस की कि मैकेनिकल वेव का मकसद होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव का मकसद ये होता है कि ऐसी वेव जो किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस की सूरत में पैदा हो और वो उस मीडियम में डिस्टरबेंस की सूरत में फैले भी और अपने साथ इनमेंटम भी ले जाए, तो ऐसी वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स जब किसी भी मीडियम के अंदर से गुजरती है तो उस मीडियम का और मैकेनिकल वेव का आपस में क्या ताल्लुक बनता है। ठीक है, अब हम ये पहले ये तय करते हैं कि जब कोई भी मैकेनिकल वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के अंदर, ठीक है, उस मीडियम के अंदर उस मीडियम के पार्टिकल्स के दरमियान और उस वेव के दरमियान क्या रिलेशन होता है। जैसे हमने देखें इसी चैप्टर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है, तो हम ये भी देखेंगे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स के साथ क्यों पढ़ा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन का क्या ताल्लुक है वेव के साथ, क्योंकि हमने सिंध के अंदर आपने देखा है कि ये एक ही चैप्टर है। पंजाब के अंदर भी पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया गया, उसके बाद वेव्स दिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को क्यों जोड़ा जाता है मैकेनिकल वेव के साथ? तो ये होता है कि जब कोई भी वेव इस तरह से, सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से, सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से एक रस्सी है, ठीक है। अब ये रस्सी के आप समझ लें कि ये रस्सी के मालिक्यूल्स हैं इस तरह से, ये रस्सी के मालिक्यूल्स हैं या एटम्स आप कह लें। अब देखिए सपोज करें इसको, रस्सी को अप एंड डाउन करेंगे तो रस्सी के अंदर इस तरह से वेव पैदा होगी। इस तरह से वेव पैदा होगी तो इसका मतलब है कि इसके पार्टिकल अप एंड डाउन इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वेव
किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाते हैं, और जो चीज वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होती है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। इसका मतलब है वो चीज अपनी जगह छोड़ के नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि वाइब्रेटरी मोशन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वाइब्रेटरी मोशन के अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, बॉडी अपनी जगह छोड़ के नहीं जाती, उधर ही वाइब्रेट करती रहती है, इधर उधर होती रहती है। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ सकती है, वो अपनी पोजीशन से दूर जा सकती है, इसके अंदर नहीं जा सकती, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बात देखें, जब मैकेनिकल वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हम वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन को जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? वेव्स के साथ जोड़ते हैं। क्योंकि वेव तो एक डिस्टरबेंस है, वेव खुद कुछ नहीं है, वेव एक डिस्टरबेंस है। उस डिस्टरबेंस का नतीजा क्या होता है कि जब वो किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होती है तो उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे वेव, मैकेनिकल वेव का जब भी कहीं पे जिक्र आएगा तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल वेव किसी मीडियम से गुजरेगी, और जब मीडियम से गुजरेगी तो उस मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन बनता है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इसको कि वेन मैकेनिकल वेव passes through any medium, then particles of medium वाइब्रेटरी मोशन। अब इसको कभी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, क्योंकि हम आइडियल कंडीशन लेते हैं कि अगर मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो उनकी मोशन क्या हो जाएगी? उनकी मोशन सिंपल हार। और आपको पता है कि हम हमेशा आइडियल कंडीशन लेते हैं कि अगर ये मेरी साउंड है, ये एयर में जा रही है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि एयर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है तो मेरी वेव जब इस मीडियम से गुजरेगी तो इसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आ जाएंगे। वैसे नॉर्मली नहीं होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस होती है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन कंसीडर करते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब इसकी बुनियाद के ऊपर फर्दर वेव्स जो होती है, फर्दर इसकी दो किस्में हैं, और वो किसकी बुनियाद पे है? रिलेशन बिटवीन वेव प्रोपगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम। मीडियम की वाइब्रेशन और वेव के दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी बुनियाद पे फर्दर दो किस्में होती हैं वेव्स की। ठीक है, तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव on the basis velocity of wave and velocity of the particle कर दें। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में भी आप कह सकते हैं। देखें, अब पहला होता है ट्रांसवर्स वेव। ये नेचर है बेटा, इसको कहा जाता है। आप ये टाइप से ज्यादा नेचर होती है, ट्रांसवर्स वेव टाइप से ज्यादा बेहतर रहेगा कि नेचर ऑफ द वेव कह ले इसको। ठीक है, टाइप्स तो हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये इसको वैसे जनरली टाइप्स बोलते हैं तो मैंने लिख लिया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये टाइप नहीं है, ये नेचर है वेव की,
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, कोई भी वेव हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ट्रांसवर्स वेव जो हो वो मैकेनिकल ही हो, मैकेनिकल ट्रांसवर्स भी होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो नेचर ही ट्रांसवर्स वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर ट्रांसवर्स नेचर होती है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव आप कह सकते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, या पहले इसको समझते हैं उसके बाद लिखते हैं। देखिए बेटा, सपोज करें वही रस्सी वाला मैं एग्जांपल लेता हूं। अब इसके अंदर एक होती है वेव वेलोसिटी और दूसरी होती है पार्टिकल वेलोसिटी। ध्यान में रखिएगा, वेव वेलोसिटी किसको कहा जाता है, पार्टिकल वेलोसिटी किसको कहा जाता है। वेव वेलोसिटी का मकसद है वेव की फैलने की रफ्तार। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, फॉर एग्जाम्पल अभी राउंड अबाउट 30-35 के बराबर है। अब अगर ये टेम्परेचर 30-35 के है तो इसकी स्पीड ऑफ द साउंड मेरे ख्याल में 340-345 के करीब होगी। सपोज करें 345 मीटर पर सेकंड है। तो जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब है मेरी आवाज 1 सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगी, 345 मीटर दूर पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये भी है कि मेरे साउंड की जो वेव है वो 1 सेकंड में अपनी डिस्टरबेंस को कितने मीटर फैला देती है, 345 मीटर फैला देती है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 345 मीटर पर सेकंड से ये डिस्टरबेंस फैली है। तो इस डिस्टरबेंस के फैलने की जो स्पीड होती है उसको वेव वेलोसिटी कहा जाता है। और वेव हमेशा विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करती है, वेव एक्सीलरेट नहीं करती, वेव हमेशा मूव करती है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड ऑफ लाइट आपने कांस्टेंट पढ़ा है, लाइट कभी एक्सीलरेट नहीं करती, डिसलरेट नहीं करती। स्पीड ऑफ द वेव जो होती है हमेशा यूनिफॉर्म होती है। मीडियम के साथ चेंज हो सकती है, किसी मीडियम में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, जिसमें जितनी होगी उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ती जाए या कम होती, नहीं, स्पीड ऑफ द वेव रिमेन्स यूनिफॉर्म। वेव हमेशा मूव करेगी विद द यूनिफॉर्म स्पीड, वेव यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। ठीक है, वेव फैलती है विद द वेव वेलोसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। तो ध्यान में रखिएगा, वेव वेलोसिटी किसको कहा जाता है, वेलोसिटी विथ विच वेव propagates from one place to another, या velocity of the propagation of wave। elastic having inertial property, इनर्शियल प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वाटर के अंदर, वाटर ना इलास्टिक है ना उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्रांस, ये बेटा ध्यान दे के समझें, फिर आप मैसेज करोगे। मसला ये होता है कि कुछ लोग क्लास अटेंड नहीं करते, फिर वही लेक्चर देखते, फिर क्वेश्चन ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। मैं अब इस क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं देता लेक्चर वालों पे, ठीक है, इसलिए नहीं देता कि वो क्लास अटेंड नहीं करते, नहीं करते तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी घर बैठे जाके उनको बता के आऊं कि भाई आ जाओ बताऊं क्या है। तो देखिए ये होता है कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी ऐसे मीडियम के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा नहीं हो सकती जो मीडियम इलास्टिक नहीं है या इनर्शियल प्रॉपर्टी, वाटर के अंदर दोनों नहीं है। वाटर का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में आ सकता है, वाटर इलास्टिक नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है कि वाटर वेव्स जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स का। जबकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं हो सकती वाटर के अंदर पैदा। देखिए बेटा, वाटर के अंदर पैदा नहीं होती, वाटर के सरफेस पे होती है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर जो है वो रैंडम मोशन नहीं होता।
पार्टिकल की अंदर जो होती है, वाटर के अंदर ट्रांसवर्स वेव कभी भी पैदा नहीं होती, वाटर के सरफेस पे पैदा होती है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो याद रखिएगा वाटर ना इलास्टिक है ना ही उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी है, लेकिन वाटर के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा इसलिए होती है कि वाटर के सरफेस के ऊपर सिर्फ पैदा होती है। वाटर के सरफेस के ऊपर इसलिए पैदा होती है क्योंकि सरफेस टेंशन होता है, वाटर के अंदर नहीं पैदा होती। लिक्विड के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा नहीं होगी, लिक्विड के सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर पैदा होगी, और सॉलिड के अंदर पैदा हो। गैसेस के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा नहीं होती, ना ही गैसेस के अंदर सरफेस टेंशन होता है, ना ही गैसेस इनर्शियल और इलास्टिक होती है। इसलिए गैसेस के अंदर तो ट्रांसवर्स वेव्स का कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन लिक्विड के अंदर भी नहीं है। लिक्विड के अंदर ट्रांसवर्स वेव पैदा नहीं हो सकती क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के अंदर सरफेस टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन ऊपर होता है। तो सरफेस टेंशन वही रोल प्ले करता है जो इलास्टिसिटी की फोर्सेस पैदा करती है। इसलिए आप कहोगे कि ये जो वेव्स होती हैं ये किस में पैदा होती है? ट्रांसवर्स वेव्स waves are produced in solids and on surface of liquid due to surface tension। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से पैदा होती है। ट्रांसवर्स वेव्स are not produced in gases or inside liquid। इनसाइड लिक्विड भी पैदा नहीं होती और सरफेस ऑफ लिक्विड पे पैदा होती है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब ये जो वेव्स होती है इनके अंदर एक होता है क्रेस्ट। ठीक है, अब ये वेव्स जब किसी भी मीडियम के अंदर पैदा होती हैं तो इनके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं इसके अंदर। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं ये आपको पता है? क्रेस्ट किसको कहा जाता है? ये इस तरह से होती है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ होता है। ठीक है, आप इसको कहोगे कि ये क्रेस्ट है। देखिए ये मीन पोजीशन है, ये आप कह ले पार्टिकल की मीन पोजीशन है। जब आप वाटर के इस तरह से डिस्टर्ब करोगे तो कुछ पार्टिकल ऊपर की तरफ चले जाएंगे, इसको कहा जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर वाली, और इसको कहा जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन नीचे वाली। ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से आएंगे। ठीक है, ये क्रेस्ट होगा और ये क्या हो जाएगा? ये होगा ट्रफ। ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है। ठीक है, और ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। ये जो होता है इसको आप कहोगे कि ये एम्पलीट्यूड है। पार्टिकल्स कितना अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं उसको कहा जाएगा एम्पलीट्यूड। हाइट, हाइट ऑफ द पल्स, हाइट ऑफ पल्स। पल्स किसको कहा जाता है? पल्स होती है सिंगल आइसोलेटेड डिस्टरबेंस। अकेला क्रेस्ट या अकेला ट्रफ जो होता है उसको कहा जाता है पल्स। अकेला आधी वेव, आधी वेव जो होती है अकेला क्रेस्ट और अकेला ट्रफ, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं? एक वेव बनाते हैं। और क्रेस्ट और ट्रफ की जो लंबाई होती है वो वेव लेंथ के, वो वेव लेंथ कहलाती। कितने लंबे हैं, कितने एरिया पे फैले हुए, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ जितने एरिया के ऊपर फैले होंगे वो वेव लेंथ कहलाती है। ठीक है, ये होते हैं पार्टिकल्स, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। वही रूल इस्तेमाल होंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के होंगे। पार्टिकल वेलोसिटी यूनिफॉर्म और फ्री एक्सिलरेटेड होती है और वेव वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेव velocity। Wave velocity means velocity
with which wave propagates, ठीक है, और ये ऑलवेज यूनिफॉर्म होती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। और दूसरी होती है पार्टिकल वेलोसिटी, particle velocity of vibration of particles when wave passes through medium, ठीक है, और ये नॉट यूनिफॉर्म है। इसके रूल्स आपको पता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास क्रेस्ट और ट्रफ। ये जो होता है इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है हाइट, ठीक है। और ये जो होती है इसको आप कह सकते हैं कि ये वेव लेंथ होती है, ठीक है। ये जो होती है इसको आप कह सकते हैं वेव लेंथ, मीन्स लेमडा से जाहिर किया जाता है, ये होती है वेव लेंथ। तो हमने सिर्फ एक आज डिस्कस किया है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द वेव होती है जिसके अंदर वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ये किसकी बुनियाद पे हम किस्म कर रहे हैं, टाइप्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑन द वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी की बुनियाद पे। कल डिस्कस करेंगे। चलो।